समारोह में हुए शामिल। ओम बिरला बोले, भारत के पास समृद्ध विरासत। सीएम ने मृत पुलिसकर्मी के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। परिजनों को सौंपा 50 लाख का चेक। प्रदीप कुमार की हादसे में हुई थी मौत। रामनगर में महिला ने लगाया जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। महिला ने 1 माह पूर्व पुलिस को दी थी तहरीर। कोतवाल ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। चमोली के पैनगढ़ गांव में आपदा प्रभावितों से मिले जिलाधिकारी। पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन का किया जायजा। भूस्खलन में रह रहे परिवारों के विस्थापन की कार्रवाई। परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। मसूरी के माल रोड पर अतिक्रमण को लेकर हुआ बवाल। एसडीएम की अतिक्रमण कार्रवाई पर भड़की सभासद। लोगों से हुई तीखी नोकझोंक। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांस्टेबल स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी श्रीमती दीपमाला को 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। दरअसल उधम सिंह नगर के निवासी प्रदीप कुमार विकासनगर क्षेत्र अधिकारी कार्यालय में तैनात थे और साथ ही 15 मई 2022 को उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को निर्देश दिए कि कुछ ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था की जाए कि ऐसी घटना होने पर जवानों के परिवारजनों को कुछ आर्थिक मदद मिल पाए। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, सर्कल हेड एचडीएफसी बैंक बकुल सिक्का मौजूद रहे। चलिए बढ़ता आगे, जहां पर हरिद्वार दौरे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दुनिया में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहे हैं उसे देखते हुए भारत ने दुनिया को नई दिशा दी है। निकट भविष्य में भारत विज्ञान और आध्यात्मिकता के सम्मिश्रण से दुनिया का नेतृत्व करेगा। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संस्कृति विश्वविद्यालय में आध्यात्मिकता ही नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन भी सिखाया जाता है और ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां छात्र छात्राओं को मनुष्य जीवन का सही लक्ष्य बताया जाता है। ओम बिरला ने कहा कि यहां से शिक्षित होने वाले छात्र आने वाले समय में देश और दुनिया में आध्यात्मिक चेतना की अलख जगाएंगे। वहीं यूनिवर्सिटी के 6वें दीक्षांत समारोह में 72 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि और टॉपर छात्रों को गोल्ड मेडल बांटे गए। ये विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ आध्यात्मिक, संस्कृति, विज्ञान, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति निर्माण और निर्माण के साथ युग निर्माण की शिक्षा दी जाती है। आने वाले समय में यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक के राजदूत के रूप में देश में भी और देश के बाहर भी भारतीय संस्कृति और ज्ञान को प्रज्वलित करेगा और उनके उजाले को, उनके प्रकाश को समाज तक पहुंचाने का काम करेगा। आचार्य जी ने जिस तपोभूमि पर ये शांति कुंज स्थापित किया है, जिसके कारण देश के अंदर ही देश के बाहर भी हजारों लोगों के जीवन को रामनगर में एक महिला ने एक उन्हीं के गांव में रहने वाले खुर्शीद पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया और महिला का आरोप है कि जबरन उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। दरअसल रामनगर विकासखंड के ग्राम
सावलंदे की महिला अनीता देवी ने आरोप लगाया और बताया कि इस मामले को लेकर 1 माह पहले कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई अब तक। और साथ ही इस महिला ने पुलिस चौकी इंचार्ज पर भी अभद्रता करने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के सूरज चौधरी के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और कोतवाल अरुण कुमार सैनी से मिले। उन्होंने इस मामले में पीड़ित महिला को न्याय देने के साथ ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सूरज चौधरी ने कहा कि कार्रवाई नहीं होने के बाद 2 दिन के अंदर कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक महीने से ऊपर हो गया इसमें। मैं कोतवाली पिछले 1 महीने से आ रही हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो हमारे गांव के एसआई हैं विजयपाल, वो मैं वहाँ गई तो उन्होंने मेरे संग बदतमीजी करी और उसका सपोर्ट करने जो दोषी है और मुझे वहाँ शब्द बोलने की तेरे कपड़े उतरवा दूंगा और वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और मैं यहाँ आ रही हूँ रामनगर कोतवाली में, तो मेरा कोई सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। और वो मेरे घर में आके मुझे बोल रहा है जो खुर्शीद है कि अपना अगर धर्म बदलेगी तो मैं तेरे को सारा सामान वापस कर दूंगा, जिसमें उन्होंने मेरे सामान में कब्जा कर रखा है। मैं सीओ ऑफिस भी गई थी, वहाँ बैठे थे दीपक सर जो एप्लीकेशन लिख रहे थे, लेकिन वो शब्द पूछ रहे थे जो पूछने के भी नहीं। तुम्हारे बच्चे कितने हैं, अब बच्चे होते नहीं होते, ऐसी बातें मुझसे पूछ रहे थे जो पूछने वाली नहीं थी। आपकी क्या क्या संपत्ति को कब्जा कर रखा है? मेरी है एक प्लॉट है मेरा, एक गाड़ी है मेरी स्कूटी, और जिस जगह मैं रह रही हूँ उस जगह को भी बोल रहा खाली कर दो, वो जगह मेरी है। धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। धर्म परिवर्तन को बोल रहा है मेरे से कि तुम ये सामान सारा दे दूंगा, तुम अपना धर्म बदल के मेरे धर्म में आ जा, हिंदू धर्म छोड़ दे, मुसलमान बन जा मेरे संग। देखिए, अनीता नामक एक महिला का प्रार्थना पत्र आया है जिसमें उनका ज़मीन और कुछ लेन देन के संबंधी उसमें फैक्ट थे। उसके फैक्ट के आधार पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इस संबंध में एक जांच पूर्व से ही क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा की जा रही है, क्योंकि मामला लेन देन का है और इस संबंध में जैसे भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सांवलदे पश्चिमी की एक पीड़ित परिवार है जिसने 1 महीना पहले रामनगर कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन वो निरंतर 1 महीने से निरंतर कोतवाली आ रही है। लेकिन पुलिस की महिला की ओर से पुलिस की किसी भी तरीके से महिला को किसी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं है। जो पहले जांच वहाँ ढीला चौकी इंचार्ज साहब को सौंपी गई, पीड़ित महिला का ये कहना है कि जब वो चौकी इंचार्ज में खुर्शीद नामक जो व्यक्ति है और इस महिला को बुलाया गया तो खुर्शीद ने चौकी इंचार्ज साहब के सामने ये बोला कि करके मैं तेरे यहीं पे खड़े खड़े कपड़े उतरवा दूंगा। तो चौकी इंचार्ज साहब की साइड से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पीड़ित परिवार लंबे समय से परेशान है। उसी को लेकर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रामनगर प्रखंड उनके साथ तन मन धन से समर्पित भाव से खड़ा है। यदि 2 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो रामनगर प्रखंड धरना प्रदर्शन करने के लिए। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना थराली विकासखंड के पैनगढ़ गांव पहुंचे। यहां पहुंचकर गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन का उन्होंने जायजा लिया और साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने पैनगढ़ गांव में भूस्खलन से हो रहे नुकसान का जायजा लेने के साथ ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मलबे की चपेट में आए एक ही परिवार के 4 मृतकों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और भूस्खलन की जद में रह रहे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर उनकी व्यवस्था करने के स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मीडिया को जानकारी दी और कहा कि भूस्खलन की जद में रह रहे परिवारों के विस्थापन की कार्रवाई की जा रही है। विस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने तक इन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जुबांठा, जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी यहां पर मौजूद रहे। गांव में जो पिछले दिनों में भूस्खलन की घटना की वजह से जो दुर्घटना हुई है, तो आज जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है उसका निरीक्षण किया गया और जो स्थानीय जनमानस है उनके साथ वार्ता भी की गई। तो जो विस्थापन की प्रक्रिया है कि पहले जैसे इसमें कुछ 18 परिवार को इंक्लूड किया गया था, तो ऐसा बताया जा रहा है कि और भी करीब टोटल 45 परिवार इसकी जद में आ रहे हैं। 2 तोक भूस्खलन की जद में आने की संभावना है। तो उसमें जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं उनको जल्द से जल्द सर्वे करके और जो वैकल्पिक लैंड चयन की जानी है उसके लिए निर्देशित किया है। साथ ही साथ जो विस्थापन का प्रस्ताव है वो जल्द से जल्द भेजें
उसमें कुछ समय लगने की संभावना है, तब तक क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। तो उसके लिए अगर कोई अपने स्तर पे करना चाहता है और अगर कोई कम्युनिटी हॉल हम बना के देंगे, तो गाँव वालों को भी ये भी सुझाव दिया गया है। तो जैसे उनका मंतव्य रहेगा, उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और भी जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं कि भई जो गाँव में एक लाइट की स्थापना है, कृषि यंत्र है या फिर किसी का राशन पानी जो है दब गया है और कोई ऐसा कोई नुकसान हुआ है, तो उसके लिए हमने लोकल एसडीएम को भी निर्देशित किया है और साथ में हम स्थानीय जो एनजीओज़ हैं, चाहे हंस फाउंडेशन है, चाहे और इस तरह के जो एनजीओज़ हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उनका भी सहयोग लेंगे कि ऐसी दुखद घड़ी में जब इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये गांव जो है 4 भूभागों में बटा हुआ है, तो 4 भाई 4 प्रकार की बातें तो करेंगे ही। मेरा मानना यही है कि डीएम साहब के साथ हम संतुष्ट हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी बताई कि आप लोग हमें बताएंगे कि हमें आप लोग कहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हम अपने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला करके लोगों को ये तय करेंगे कि हमने यहाँ पर आप लोगों का रैन बसेरा करना है, यहाँ पर आप लोगों के मवेशी रहेंगे और डीएम साहब के आदेश पर हम चलेंगे और हम उन पर विश्वास है और गाँव वालों को हम मोटिवेट करेंगे कि इस दुख की घड़ी में सब एक होकर के गवर्नमेंट का जो चलिए बढ़ते आगे। लक्सर के तहसील दिवस कार्यक्रम में जन सुनवाई के दौरान हरिद्वार के डीएम का अधिकारियों पर सख्त रवैया देखने को मिला। और इतना ही नहीं, बल्कि एक किसान संगठन के नेता को डीएम ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर शिकायत करने पर जमकर फटकार लगाई। वहीं आपको बता दें कि हरे पेड़ काटे जाने की शिकायत के बावजूद वन विभाग के अधिकारियों को भी तत्काल वन अधिनियम के तहत कार्रवाई का आदेश जारी किया है। और इसी के साथ ये खबर आपको बता दें कि इसके अलावा भी खानपुर क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर रास्ते पर दूषित पेयजल की रोकथाम के लिए भी खंड विकास अधिकारी को तत्काल पुलिस के सहयोग से कार्रवाई का अल्टीमेटम जारी किया गया। और साथ ही चकबंदी विभाग से जुड़ी अधिकांश शिकायतों का पुलिंदा देखकर डीएम ने चकबंदी अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई, जमकर फटकार लगाई। एप्लीकेशन पूर्ण कराने के लिए गलत बात तहसील दिवस में संभवतः मेरा शायद 3 महीने बाद आना हो पाया। इसका कारण ये था कि बीच में पंचायत चुनाव की जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी थी और उसके ठीक पहले जब शेड्यूल था लक्सर में एज ए डीएम मुझको आने का, तो कांवड़ मेले का चल रहा था। तो 3 महीने बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और करीब आज अभी 81 शिकायतें कुल मिली हैं, उसमें से 15 का निस्तारण हो गया है। शेष 66 शिकायतें जो हैं वो सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दे दी गई हैं और ये अपेक्षा है कि समयबद्ध ढंग से उसका निस्तारण करें। जहाँ तक शिकायतों का प्रश्न है, मैक्सिमम शिकायतें राजस्व विभाग की हैं और मैं मान सकता हूँ कि करीब जो 66 शिकायतें जिनका निस्तारण अभी होना बाकी है, उसमें से करीब 80% शिकायत। और चलिए बढ़ते हैं आगे। मसूरी की माल रोड पर एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और एक अभियान चलाया। इस दौरान टीम को पटरी व्यवसाय से जुड़े लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। प्रशासन ने माल रोड पर पटरी घेरने वालों को कार्रवाई की चेतावनी दी और अभियान के दौरान पालिका सभासद और एसडीएम के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। एसडीएम के नेतृत्व में पालिका प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, लोगों का सामान जब्त कर लिया। माल रोड समेत गांधी चौक और मोतीलाल नेहरू मार्ग से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं मोतीलाल नेहरू मार्ग पर अवैध दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। और साथ ही आपको बता दें कि माल रोड पर पटरी व्यवसाय से जुड़े लोगों ने अभियान का विरोध किया, आरोप लगाया कि बार बार पटरी व्यवसाय से जुड़े लोगों को अतिक्रमण के नाम पर परेशान किया जाता है। सभासद गीता कुमारी ने कहा कि कार्रवाई सिर्फ छोटे लोगों पर की जा रही है, रसूखदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा, अगर अतिक्रमण हटाना है तो सभी का हटाया जाए, सिर्फ कुछ लोगों पर कार्रवाई ठीक नहीं है। अतिक्रमण तो बड़े-बड़े होटलों के हो रखे ना, उनको तोड़ो ना पहले, जहां अतिक्रमण के रोड और जो अपर मॉल रोड है प्लस ये पिक्चर पैलेस है कुलड़ी की अतिक्रमण के ड्राइव आज से नहीं, पिछले 3 वर्षों से तो मैं ये खेल देखती हुई आ रही हूँ। एसडीएम आपको पता ही है कि अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं, एक जाते हैं दूसरे आ जाते हैं, तो हम सम्मान करते हैं उनकी कार्यवाही का, लेकिन निष्पक्ष अगर कार्यवाही होती है तो हम सम्मान करते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे कई आज जो मुझे पता चला है, लाइब्रेरी मार्केट में मुझे कुछ दुकानदारों ने बताया 10-10, 20-20 हज़ार के चालान काटे गए हैं, वेंडर्स के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ये इनको शय भी तो पालिका की तरफ से दी जाती है। अगर वेंडर्स अगर बैठे हैं तो बिठाया किसने? पालिका ने बिठाया और आज पालिका ही हटा रही है। तो पालिका ने एक
ट्रेंड बना लिया है, एक पॉलिसी बना दी है कि उन्हें नियमानुसार कोई काम करना ही नहीं है। जैसे कि चिन्हीकरण करके तरीके से एक वेंडर जोन बना के उनको प्रॉपर तरीके से बिठाया जाए। वो पालिका करती नहीं है। पालिका हर थोड़े समय पे ड्राइव चलाती है और बोलती है सरकार की ड्राइव है या फिर किसी एसडीएम की ओर से ड्राइव है, लेकिन ये चिन्हीकरण तो पालिका द्वारा ही किया जाता है ना। तो पालिका अपनी तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है, जिसे जो उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, जिसका मैं विरोध करती हूँ। रोड और जो अपर मॉल रोड है प्लस ये पिक्चर पैलेस है, कुलड़ी है, ये जो कि मेन मसूरी का एक कोर एरिया है और इसका मतलब एक तरीके से एक ब्यूटी है यहाँ की। हर कोई आदमी जो बाहर का आदमी है मसूरी आता है तो मॉल रोड के लिए आता है। पिक्चर पैलेस, लाइब्रेरी, कुलड़ी यहाँ की एक शान है यहाँ की। और यहाँ पर जो है इस तरीके से इंक्रोचमेंट हो रखा है, रेडी ठेली सब इस तरीके से कपड़े बेच रहे हैं, ये गलत है। ये गरीबी की आड़ में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम जो है गरीब हैं, ये हैं। आप जो है उचित स्थान पर जाइए। और कुछ ऐसा भी संज्ञान में आया है कि जो दुकानदार हैं, जो परमानेंट वो हैं, उन्होंने ही बाहर स्पेस दे रखा है। तो ये बहुत गलत है, ये हतोत्साहित होना चाहिए और आम जनता को भी, मसूरी के लोगों को भी आगे आना चाहिए। मसूरी को बचाना है तो इस तरीके से ये चीज़ें दूर होनी चाहिए। बड़े अतिक्रमण हैं वो भी स्टेप वाइज होगा। अभी तो जो मुख्य सड़कें हैं, सड़कों में चलना दूभर हो गया है, तो पहले उसको कर रहे हैं। और मैं मसूरी की जनता से अपील कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग सहयोग करिए, प्रशासन का साथ दीजिए, नगर पालिका का साथ दीजिए, पुलिस। धारचूला में नए एसडीएम के रूप में दिवेश शशानी ने पदभार ग्रहण कर लिया और साथ ही अब एसडीएम की आपदाग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावितों के विस्थापन की एक बड़ी समस्या है। तो वहीं आपदा प्रभावित भी एसडीएम से मिलने तहसील कार्यालय पहुंचे। राहत शिविर में रह रही काजल ने बताया कि शिविर में बहुत समस्याएं आ रही हैं और साथ ही ठंड भी शुरू हो गई है। प्रशासन के द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर जल्द से जल्द हमें विस्थापित करना चाहिए। वहीं एसडीएम दीपेश शशानी ने बताया कि जल्द ही समस्याओं पर काम किया जाएगा, इस पर ध्यान दिया जाएगा और साथ ही एसडीएम ने सभी से सहयोग करने की बात कही है। सर अभी तक अब कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी देखिए सर, हम तो बेनाप में आते हैं और पट्टे वालों के ये हाल है सर, किसी को दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी तो बहुत पीछे है बात। अभी हमसे यही कहा गया जब तक जियो नहीं आएगा कुछ होगा नहीं। लेकिन सर हमने इनसे ये कहा कि सर जियो आने तक थोड़ा हमारे लिए सुविधा कर दीजिए। फिर जहाँ ठंडे का मौसम है, बच्चों को नहलाने के लिए गर्म पानी की सुविधा नहीं है सर, वहाँ ओढ़ने के लिए एक कंबल की एक बार हमने कहा कंबल नहीं है, गद्दे नहीं है सर। और इसके अंदर क्या करें, अभी पट्टे वालों का ये हाल है कि किसी को मिला किसी को नहीं मिला। हमारी तो बहुत बात है। मैं सबसे पहले तो काफ़ी थैंकफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली इस एरिया, सेंसिटिव एरिया में आके सर्व करने की। नेपाल बॉर्डर हमारे पास है, आपदा प्रभावित ये क्षेत्र रहता है। तो फर्स्टली जो मुझे अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, तो सबसे पहले तो जो रिहैबिलिटेशन वर्क होगा, जो पिछली कोतिला आपदा में लोगों के मकान नुकसान हुआ था एंड जो अभी भी शायद आई थिंक यहीं पे हैं, तो हम उनके रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को जितना एक्सपेडाइट करा सकते हैं वो करेंगे। नेक्स्ट चीज़, जितनी भी पीपल हमारे पास आएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जितनी एक्सपीडिशियसली और जितनी फास्ट हम इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं उसी पे हमारा काम रहेगा। बाकी हमारा यही है, मेरी ये होप हो रहेगी कि पब्लिक भी हमें सारे कामों में कोऑपरेट करे और हम होपफुली धारचूला में बहुत अच्छा काम करें आने वाले। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में तहसील बुस्केदार के राजकीय प्राथमिक विद्यालय तहसील दिवस का यहां पर आयोजन किया गया। इस मौके पर फरियादियों द्वारा कुल 20 शिकायतें जो कि दर्ज की गई, जिनमें 6 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और साथ ही शेष बची शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। आयोजित तहसील दिवस के मौके पर अपर जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि सरकार व प्रशासन की प्राथमिकता है कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं का यथासंभव प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील दिवस में जो भी शिकायतें क्षेत्रीय जनता द्वारा दर्ज कराई गई, उन पर सभी अधिकारी शीघ्र कार्रवाई करते हुए निराकरण करना सुनिश्चित करें। गंगोत्री धाम से नेपाल के पशुपतिनाथ तक जाने वाली गंगा कलश यात्रा ऋषिकेश पहुंची। इस दौरान अबू दादी के श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। इस मौके पर गंगोत्री धाम के मुख्य रावल शिव प्रकाश महाराज से आशीर्वाद भी लिया। श्रद्धालुओं ने मां गंगा से विश्व कल्याण और सुख समृद्धि की प्रार्थना की और हर हर गंगे के जयकारे लगाए।
गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज ने बताया कि गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद हर साल गंगा जल से भरा कलश उत्तरकाशी, टेहरी, ऋषिकेश, मुरादाबाद के रास्ते नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचाया जाता है। पूरे साल इसी जल से पशुपतिनाथ का विशेष जल अभिषेक किया जाता है और पूर्व काल से ही सनातन धर्म में ये वैदिक परंपरा चली आ रही है। श्रद्धालु गंगा जल से भरे कलश के आगे माथा झुकाकर मां गंगा से मन्नत पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सनातन वैदिक परंपरा रही है कि श्री गंगोत्री धाम के पटाक्षेप के दिन महालक्ष्मी पूजा जिस दिन होती है, सभी लोग दीपावली का उत्सव मनाते हैं। उसी दिन इस कलश को भरने की विधान है। समस्त भारत के अपितु विश्व के कल्याण हेतु उस दिन ये कलश पूरे विधि विधान के साथ भरा जाता है। जो आज अपने उत्तरकाशी पहला पड़ाव होता है, दूसरा नई टिहरी और आज तीसरे पड़ाव हरिद्वार के लिए जा रहा है, जिसमें हमारे शर्मा जी और ये सभी के आग्रह पर यहाँ पे क्षण के लिए ऋषिकेश में रुका है और यह आगे मुरादाबाद, गोरखपुर होते हुए काठमांडू, नेपाल पहुँचा जाता है और पूरे वर्ष पर्यंत भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक इसी जल से होता है। अगले साल दूसरा कलश जब जाएगा तब तक वो कलश चलेगा, जिसमें कि समस्त भारत और नेपाल की अखंडता और एकता का प्रतीक भी यह यात्रा है। नहीं, भारत में नहीं, अभी तो मैं कहूँ कि विश्व का सबसे बड़ा कलश है। पात्र तो महाराजा ने भी बनाया है, जयपुर के महाराजा द्वारा भी एक पात्र बनाया गया है जिसमें कि 1000 लीटर के लगभग जल आता है या उससे भी ज़्यादा आता हो। पर ओरिजिनल कलश जो हमारे वेद शास्त्रों में कलश का वर्णिता है कि कुंभ, ग्रीवा, बीज, कर्ण, या ओरिजिनल जो कलश है वो विश्व का सबसे बड़ा कलश बन के। रामनगर में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 50 से ज्यादा लोगों से लाखों रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया। पीड़ित लोगों ने कोतवाली पहुंचकर 2 आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच बढ़ा दी। दरअसल कई मोहल्ले के दर्जनों लोग कोतवाली पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ माह पहले रामनगर के रहने वाले 2 लोग विदेश यानी कि दुबई और सऊदी अरब में नौकरी दिलाने का झांसा दे रहे थे। आरोप है कि आरोपियों ने शहर के 50 से ज्यादा लोगों से 1-1 लाख रुपए ले लिए, लेकिन रुपए लेने के बाद आरोपी विदेश भेजने के नाम पर कन्नी काटने लगे। बहाने पर लोगों को आरोपियों की हरकतों पर शक हुआ और कहा कि शक होने पर जब रुपए लौटाने की बात की तो आरोपियों ने धमकाना शुरू कर दिया। इस मामले में ठगी के शिकार हुए कई लोगों ने कोतवाली पहुंचकर कोतवाल अरुण कुमार सैनी को 2 ठगों के खिलाफ तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की और पीड़ित लोगों को आरोप है कि ठगी करने वाला एक युवक रामनगर का है जबकि दूसरा मध्य प्रदेश का है। ये नंबर तो व्हाट्सएप चालू रहेगा, व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप चालू, तो मैंने अपने लिए व्हाट्सएप। देखिए, आप अभी थाना रामनगर में एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें विदेश में नौकरी के नाम पर, वीज़ा दिलाने के नाम पर 40-50 लोगों ने मिलकर एक अकाउंट में पैसे डाला और उसमें बात हुई है। इस तरह के फैक्ट इसमें प्राप्त हुए हैं। प्रार्थना पत्र के आधार पर हमारे द्वारा वैधानिक पौड़ी में नाबालिग बच्चे से छेड़छाड़ के मामले की जांच रेगुलर पुलिस को दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि डीएम के आदेश पर यह मामला सीओ को जांच अधिकारी को बनाया गया। सीओ पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने बताया कि तहसील पौड़ी के एक राजस्व क्षेत्र स्थित गांव में 12 वर्षीय बच्ची क्षेत्र के बाजार के एक दुकान में सामान लेने गई थी और जहां दुकानदार ने बच्चे को अकेला देखकर उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। इस घटना को अंजाम दिया। वहीं परिवारजनों ने पुलिस को तहरीर सौंप दी और आरोपी दुकानदार पर बच्चे के साथ छेड़छाड़ करने, जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की थी। मामला पुलिस को मिलते ही उन्होंने जांच शुरू की और नाबालिग बालिका के बयान भी दर्ज किए गए, जिसके बाद अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। ये मामला 18/10/2022 को रेवन्यू क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर जो है 22 तारीख को जो है मुझे इसकी विवेचना दी गई है और मैंने तुरंत इसमें कार्रवाई करके जो है 30/10/2022 को मुलजिम को जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया। ऐसा मामला तो गंभीर प्रकरण में आते हैं और जहां तक हो सका शासन प्रशासन अपराध रोकने की कोशिश करते रहते हैं और हमारा उद्देश्य भी कहीं भी कोई घटना न होने पाए जो है इस पर अंकुश लगाना। हम गाँव में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं इस बारे में। पौड़ी जिले के सतपुले के पास ग्राम बड़खोलू में झूला पुल से गिरकर एक ग्रामीण सतीश चंद्र की मौत हो गई।
ग्रामीणों द्वारा उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं ग्रामीण की मौत के लिए सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा करना पूरी तरह जायज होगा, ये कहना है, ये आरोप लगाया गया लोगों के द्वारा। दरअसल पिछले 12 सालों से ये झूला पुल क्षतिग्रस्त है। शासन और प्रशासन ना तो पुल की मरम्मत कर रहा है और ना ही नया पुल बनाने की जहमत उठा रहा है, ना ही कोई कोशिश की जा रही है। प्रतिदिन इन ग्राम सभाओं से स्कूली बच्चे इस पुल को पार कर सतपुली पहुंचते हैं। ग्रामीण भी रोजमर्रा के सामान की खरीदारी को सतपुली आते हैं। 18 सितंबर 2010 में नयार नदी में आई बाढ़ के कारण ये झूला पुल क्षतिग्रस्त हो गया। आज भी ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इस पुल से आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रशासन के अधिकारी ने इस पुल की सुध नहीं ली। देखिए, वैसे तो नियमानुसार ये व्यवस्था है कि जितने भी झूला पुल हों या आपके स्थायी पुल हों, उनमें नियमित रूप से संबंधित विभाग को उनकी चेकिंग की जानी चाहिए। जहां तक झूला पुलों की बात है, विभागों द्वारा झूला पुल गांवों की कनेक्टिविटी के लिए बना तो दिए गए हैं, लेकिन उनके अनुरक्षण, उनकी मरम्मत, उनका देखरेख या स्थानीय ग्रामीणों से पुल के बारे में स्थिति का वो जो जानकारी लेनी चाहिए वो विभागों द्वारा ली नहीं जा रही है। अब गुजरात में बड़ा हादसा होता है, उसके बाद हमारी सरकारें चेतती हैं कि हम कैसे अपने जर्जर पुलों को ठीक करें, जबकि ये व्यवस्था पूर्व से ही है कि जहां भी पुल होगा, चाहे वो झूला पुल हो या स्थायी पुल हो, नियमित रूप से उनकी चेकिंग की जाएगी और उन पे कितना लोड जा रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब सरकार चेती है तो देखते हैं कि सरकार कितने हमारे पहाड़ों में जो जर्जर पुल है उनका अनुरक्षण। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं